नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के रण की। राजस्थान का ये चुनाव जिसमें दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है 150 सीटों की। और इस वक्त देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीकानेर में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। एक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकल रहा है इस वक्त बीकानेर में। और आपको बता दें, उनके साथ आप अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनको भी देख रहे हैं। बीकानेर से ही आते हैं अर्जुन राम मेघवाल भी। और जबरदस्त धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त राजस्थान में चल रहा है। चार दिन जो हैं वो अब मतदान के बाकी हैं और बीकानेर में आप देख सकते हैं ये जबरदस्त रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त। दिन में सभाएं, रैलियां और अब शाम होते ही एक रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब बीकानेर की धरती पर वो इस वक्त मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इस वक्त बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब जो ये आखिरी हफ्ता बाकी है, आज को मिला दें तो ये 5 दिन, जब इसके बाद मतदान है सीधे राजस्थान में, इसमें नरेंद्र मोदी के जरिए पूरी ताकत झोंक दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है, प्रचार है। सब कुछ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रही है और वही होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में हर मुद्दे को छूते हैं, गहलोत सरकार की कमियां गिनाते हैं, सनातन की बात भी करते हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं। ये भी बताते हैं कि क्यों डबल इंजन की सरकार जरूरी है, यानी केंद्र में भी भाजपा और राज्य में भी भाजपा सरकार जरूरी है। और राज्य में भाजपा सरकार ना होने का क्या नुकसान होता है, ये भी बात प्रधानमंत्री की रैलियों में आप लगातार सुनते हैं। फिर आपको बता दूं, मैं इस वक्त आप बीकानेर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रोड शो की। राजस्थान वैसे भी रंगों का प्रदेश है और काफी रंग आपको इस रोड शो में भी दिखाई देंगे। अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री की गाड़ी में उनके पीछे खड़े हुए हैं। चूंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त लीडरशिप की बुनियाद पर चुनाव लड़ रही, किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, इसलिए तमाम चेहरों पर बात होती है कौन होगा अगर मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो। उनमें से एक चेहरा वो भी है जिनको इस वक्त आप नरेंद्र मोदी की गाड़ी में उनके पीछे खड़ा हुआ देख रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आखिर इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि मेरी 156 सीटें आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। वो कहते हैं कि एक अंडर करंट है और ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को लेकर ही अपनी पिच शुरू की, भाषण की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सनातन को लेकर कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल क्या क्या कहते हैं मत भूलिए। उनका कहना है सनातन को खत्म करने का ऐलान करने वाले ये लोग कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी हैं और इसका सीधा सा मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े प्रचारक इस चुनाव में हैं वो है योगी आदित्यनाथ, जो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं और उनकी पिच बिल्कुल एक तरफा और बिल्कुल साफ है, सनातन, हिंदुत्व। आज उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वो कहती है कांग्रेस पार्टी तो कहती थी राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, लेकिन हमने कहा था कि कि रामलला हम आएंगे। ये भी कहा कि पहले ढांचा हटाएंगे और फिर मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इस किस्म की बातें आप योगी के कैंपेन में सुन रहे हैं। तो क्या हिंदुत्व की पिच से ही भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा पार करेगी? अशोक गहलोत किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 156 सीटें मेरी आ सकती हैं? आइए इसी पर बहस शुरू करते हैं आज की। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। बहुत स्वागत है प्रेम शुक्ला जी आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका भी। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल आपसे आज पहले ये, राजस्थान में सब कुछ ऐसा माना जा रहा था चुनाव से पहले, या अभी भी आप कह लें कुछ लोगों का, कि आपके पक्ष में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात तो इस प्रदेश की जो चुनावी परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदल देती है। अशोक गहलोत भी उस बात को जानते हैं। फिर ये हिंदुत्व का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? जी, हिंदुत्व तो हमारे प्राण में रचा बसा है। कोई राजस्थान के चुनाव में हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? 1990 के
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का प्रयोग करने के कारण कांग्रेस के तत्कालीन जो पराजित उम्मीदवार थे उन सब ने विविध हाईकोर्ट्स में मुकदमे किए और महाराष्ट्र के 12 शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता इस आधार पर एक ही जज ने खारिज कर दी। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदुत्व का मशहूर केस है नितिन भाऊराव पाटिल वर्सेस मनोहर जोशी का मुकदमा, उस मुकदमे में जस्टिस JS वर्मा ने कहा कि हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। तब तक तो हिंदुत्व को सांप्रदायिक सिद्ध किए पड़े थे कांग्रेसी, लेकिन हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ 1995 के दिसंबर 1995 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो हिंदुत्व तो भारतीय संस्कृति का अंग है। ऐसे में हिंदुत्व हमारा प्राण है, हम तो हिंदुत्व पर हमेशा बात करते रहे हैं। हाँ, हिंदू द्रोही बातें जो कुछ लोग किया करते थे, जो कहा करते अभी भी कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ये एड्स और टीबी से भी गया गुजरा है, हिंदुत्व कुष्ठ रोग से गया गुजरा है, कोई कहता है डेंगू मलेरिया से गया गुजरा है। तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथी हैं, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सरकारें चलाती है जी। तमिलनाडु में जो हिंदू द्रोह एक जमाना था 1950 के दशक में, जब पेरियार ने इसी तरह की बातें की थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पेरियार का मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। और 1998 में यही श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम को राजीव गांधी के हत्याकांड में मिलापचंद जैन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शामिल करार देकर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरा दी थी। आज वो नेहरू को भी भूल गई है और अपना श्रीमती सोनिया गांधी पुराना किरदार भी उन्होंने भुला दिया है। और आज जो है हिंदुत्व को एड्स कहने वाले स्टालिन के पुत्र उनको अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को हिंदू द्रोही कह रहे हैं। मेरी तो इस वक्त स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है प्रेम शुक्ला जी। प्रियंका गांधी अजमेर में है, कैंपेन कर रही थी, हाथ में त्रिशूल और डमरू है उनके। आप इस कांग्रेस पार्टी को हिंदू द्रोही कह रहे हैं? नहीं भाई, चुनावी कार्यकाल में निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि चुनाव के समय तो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण श्रीमान राहुल गांधी भी बन गए थे श्री सोमनाथ मंदिर में जब गए दर्शन करने। बाद में फिर कहने लगते कि हिंदू मंदिर जाने वाले हिंदू जो लड़कियां छेड़ने लगते हैं। इसी राजस्थान की भूमि पर गए थे महंगाई विरोधी रैली करने और कहा हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। संभव है क्या कि व्यक्ति अलग हो, व्यक्तित्व अलग हो, पुरुष अलग हो, पुरुषत्व अलग हो? भाई, भारतीय जो हिंदी का जो व्याकरण शास्त्र है उसके अतिरिक्त जो व्याकरण का अत्यंत ज्ञान है वो श्रीमान राहुल गांधी के पास ही है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, आज माफ कीजिएगा, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र जी, आज अशोक गहलोत साहब ने यह कहा कि बीजेपी मेरे काम पर बात नहीं करती, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं ये धर्म पर वोट मांगेंगे, धर्म पर वोट मत देना, धर्म की बात पर फंसना मत। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब तो भगवान को भी ये लगता है कि मेरा ये मिसयूज करते हैं। क्या अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि इस चुनाव में खतरा है तो बीजेपी की हिंदुत्व की पिच से है? सौरभ भाई, आज बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ है, आपके सामने है। जगमनदीप सिंह ने कनाडा से एक और खुलासा किया है बाबा बालकनाथ के खिलाफ। उन्होंने 52 करोड़ रुपए, जो तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के भी प्रत्याशी कह रहे हैं, 52 करोड़ किसी रमणीक भाई के जरिए, जो गुजरात के हैं, अंगड़िया हैं, उनके जरिए वहां भांग और गांजे की खेती करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए हवाला किए। पूरा का पूरा वीडियो है। और प्रधानमंत्री जी राजस्थान की पवित्र भूमि पर हैं। इससे पहले वही जगमनदीप सिंह 10,000 करोड़ रुपए का खुलासा कर चुका है नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ। तो आज प्रधानमंत्री जी को यह जरूर बताना चाहिए कि भाई कितने हजार करोड़ रुपए खा गए हो आप सरकार के, जो विभिन्न स्रोतों से आप कनाडा भेज रहे हो, ला रहे हो, ले जा रहे हो। आतंक का पैसा तो नहीं है, हवाला से कैसे भेज रहे हो आप ईडी, सीबीआई, आईटी कहां पर है? ये जो बालकनाथ जी हैं, तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, अलवर के सांसद हैं। आज की डेट में जवाब ये इनको देने की जगह पर ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसका कोई वर्तमान के चुनाव से लेना देना नहीं है। आपको बताऊं,
अब ये 52 करोड़ रुपए का जो आज खुलासा हुआ है, बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मीडिया में। सुई पटक सन्नाटा है। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उस आदमी ने किया, उसके बाद अभी तक भी ना तो नरेंद्र सिंह तोमर की यहां ईडी गई मध्य प्रदेश में, ना बाबा बालकनाथ के यहां सीडी गई, ईडी गई, ना सीडी गई, ना सीबीआई गई, ना इनकम टैक्स गया। और आज बात करते हैं ये इधर उधर की, कभी धर्म को ले आएंगे, कभी मर्म को ले आएंगे, कभी इधर उधर की चीजों को ले आएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आज बीकानेर में प्रधानमंत्री जी हैं, रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो में अर्जुन मेघवाल तो हैं, एक जो क्लर्क थे, डिग्निफाइड आईएएस थे, मुझे नहीं पता, वो छोड़ करके आए, अच्छी बात है। लेकिन उनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहने वाला कैलाश मेघवाल, जो पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, कई बार विधायक रहे, वो नहीं है। आज उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। कैलाश मेघवाल की कोई बात नहीं हो रही। वहां पर अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देवी सिंह भाटी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं है, जो कम से कम जिनकी जिंदगी बीत गई, हमारे विरोधी है, लेकिन जिनकी जिंदगी बीत गई भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, वो नहीं है आज वहां पर। ठीक, वहां पर आज प्रधानमंत्री जी 52 करोड़ का हिसाब, 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं देकर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि ये हमारे प्राण में, ये हमारे तन में है, ये हमारे मन में। अरे प्रधानमंत्री जी, मुद्दों पर जवाब दीजिए, बेईमानी पर जवाब दीजिए, चोरी पर जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए, ईआरसीपी पर जवाब दीजिए। वहां पर आप बताइए ना। आप हमारी बात करते हैं, हमने तो सिलेंडर दिया 500 रुपए का, हमने तो दी 2000 यूनिट किसानों को बिजली, हमने तो दी मुफ्त में, हमने तो दी 25 लाख रुपए का बीमा, हमने तो दिया सारी चीजों को। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आप, ठीक है, वादे तो देखिए इन्होंने भी तमाम किए हैं, लेकिन आपने कहा कि ये सारी हिंदुत्व की बातें, धर्म की बातें, धर्म को राजनीति बनाना, पर रहिए, ये मुद्दों से भटकाने की कला। एक सेकंड, मैं जवाब ले लूं आपकी बात का। प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा था हिंदुत्व तो हमारा प्राण है, ये कह रहे हैं हिंदुत्व बहाना है आपका। जी नहीं, उनको तो लगेगा ही नहीं, हिंदू द्रोही जो हैं और जो कहते हैं कि मुसलमानों का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, वो तो ये कहेंगे। उनको तो हिंदुत्व की बात आते ही बात खराब लगेगी। अब इसी जिस तरह की बातें कर रहे श्रीमान नरेंद्र तोमर जी के पुत्र ने पहले ही दिन एफआईआर कर दिया, वीडियो आते ही। अब उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन अगर इसी तरह की बातों पर जांच होने लगे तो विश्व की दूसरी सबसे अमीर महिला, एक विदेशी पत्रिका ने श्रीमती सोनिया गांधी को कहा, कांग्रेस 10 वर्षों तक शासन में रही, कितना जांच कर लिया भाई, क्यों जांच नहीं किया? और तो और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आज भी आजकल कांग्रेस के लोग उनको बहुत उद्धृत करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं, वो जो हैं पुरातत्व के जो महत्व की जो वस्तुएं हैं उनकी तस्करी करती हैं। उस पर जांच क्यों नहीं किया भाई आपने? और तो और बोस्टन में कहा कि इनके युवराज जो हैं वो नारकोटिक्स के साथ पकड़े गए, उन्होंने कहा आधिकारिक तौर पर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। उस पर जांच क्यों नहीं की भाई? और तो और सारी मीडिया यहां वहां की बातें करती है। सुकन्या देवी पर सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमा चला, मीडिया ने एक खबर नहीं चलाई, तो मीडिया क्या थी? गोदी मीडिया थी वो। तो जब तक समाचार में तथ्य है कि नहीं, तथ्य है कि नहीं, उसके आधार पर मीडिया का अपना विवेक है कि वो खबर चलाए नहीं चलाए। प्रवर्तन निदेशालय की जांच करने की अपनी प्रणाली है। अब जिनके खिलाफ 420 का मुकदमा सिद्ध है, जिनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 420 का मुकदमा होता है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और कोई उनको रियायत, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ, राहत किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, जिनके जो है 1 करोड़ रुपए हवाला ट्रांजैक्शन से मिलने का बाकायदा हवाला कारोबारी का बयान उसका आ जाता है, उसके बाद उसके नेतृत्व को ही सर्वोत्कृष्ट नेतृत्व माना जाता है, तो कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार है क्या इस तरह की बातें करने का? 509 करोड़ रुपए अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव, उसमें भी 5.5 करोड़ रुपए कैश जी, बाकायदा कैश कुरियर के हाथों बरामद हुआ। उस पर इनका सन्नाटा हो जाता है। कमलनाथ के पीए के पास से 238 करोड़ रुपए की राशि बरामद होती है, उस पर सन्नाटा हो जाता है। वैभव गहलोत के पास से राशि बरामद होती है, उस पर सन्नाटा हो जाता है। अशोक गहलोत के भाई के यहां से जो है इसी तरह की भ्रष्टाचार की तमाम संपत्तियां
उनको ईडी नोटिस करती है, इस पर कांग्रेस को सन्नाटा छा जाता है। तो कांग्रेस ना तो भ्रष्टाचार पर बात करने की स्थिति में है और ना ही हिंदुत्व पर बात करने की उसकी स्थिति है। वो चाहे डमरू ले लें, चाहे त्रिशूल ले लें, चाहे भस्म रमा लें, लेकिन लोग भली भांति जानते हैं कि हिंदू द्रोही कांग्रेस का सूत्र है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने इन पर आरोप लगाए, इन्होंने आप पर इल्जाम लगाया, भ्रष्टाचार की बातें हुई। मैं तो जो आप लोग दावा कर रहे हैं उसके पीछे का क्या आधार है ये जानना चाहता हूं। पहले अब बता दें सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अशोक गहलोत बार बार एक बड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा लेकर के आते हैं। आज भी उन्होंने कहा 156 सीटें आएंगी, आश्चर्य मत कीजिएगा। क्या बुनियाद है इस दावे की? इसको भी बताता हूं। भी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। भाई हमारे खिलाफ जितने आपने आरोप लगाए प्रेम शुक्ला जी, सबकी जांच चल रही। सब पे ईडी है, सब पे सीबीआई है, सब पे इनकम टैक्स है, सारी जांच चलाई आपने, सब लोगों के कहने पर जांच कराई। और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सोनिया गांधी जी से आधिकारिक रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माफी मांगी कि भाई हमारे स्रोत गलत थे, माफ कर दीजिए हमें। लिखित माफी मांगी है, लिखित आपके यहां से। हम तो कहते हैं उसके बाद भी आप जांच करिए। हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर केस चल रहे हैं, लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए कि 5.5 करोड़ रुपए आप कहते हो हवाला से दुबई से आए, तो क्या आपकी क्या नाम देश की सरकार, मोदी जी की सरकार कायर है, निकम्मी है, कमजोर है कि आपके रहते हुए वहां से पैसे आ गए? आपके रहते हुए वहां से दुबई से पैसे चले, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पार हो गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश से पार हो गए, मध्य प्रदेश से पार हो गए, छत्तीसगढ़ पहुंच गए। क्या इतनी कमजोर सरकार है आपकी? इतनी कमजोर एनआईए, इतनी कमजोर सीबीआई है? इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कहते हैं बार बार, हम तो कहते हैं जांच करिए, हमारी जांच करिए। हम तो जांच के लिए तैयार है, प्रस्तुत है, हमारी जांच कर रहे हैं। मिला कुछ नहीं है आपको। वीरभद्र सिंह जी के यहां आपने जांच करी थी, आपने मंगल का दिन था, बेटी की शादी थी, मर गए वो उसी गम में। क्या निकला उनके यहां से बताएंगे? वैभव गहलोत के पास से अगर निकला है क्या है तो क्या है बताएंगे? बताएंगे आप क्या नाम, किसके यहां से क्या निकला है? कुछ नहीं आपके पास है। कभी 256 करोड़, कभी 509 करोड़। अरे भाई एक बार बाबा बालकनाथ की भी जांच करा लो, मध्य प्रदेश का जो राजस्थान का है। आज चुनाव चल रहा है, इतनी देर में तो हमारे ऊपर अगर यह आरोप होता तो ईडी आ चुकी होती, लेकिन नहीं कराएंगे। नरेंद्र तोमर पर भी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? और गांजे और भांग की खेती तो खैर आप लोग जानते ही हो कि यहां पर बैन है या नहीं है, वहां पर करेंगे आप। लेकिन ये सारी चीजें जनता अच्छी तरीके से समझती है। अब आप आ जाइए अशोक गहलोत जी के ऊपर, सौरभ भाई जी। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से, जितनी हमारी जनता में 7 गारंटियां हैं, चाहे वो सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे बालिकाओं की फीस को लेकर के हो, चाहे वो बिजली को किसानों की लेकर के हो, चाहे कर्ज माफी को लेकर के हो, चाहे हमारी जितनी गारंटियां हैं, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के हो, सारी गारंटियों पर जनता भरोसा कर रही है। और दूसरी तरफ वसुंधरा जी अलग थलग हैं। कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाल दिया आपने, देवी सिंह भाटी को पार्टी के नाम अपने उस पर नहीं बैठा रहे, और कैलाश मेघवाल द्वारा कहे हुए सबसे भ्रष्टतम आदमी को नरेंद्र मोदी जी साथ रख करके अर्जुन राम मेघवाल को रैली कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट आदमी को, जिनका उनका अपना आदमी कह रहा हो कि इससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है, इसको मंत्री पद से हटाओ मोदी जी, और मोदी जी उनको गलवैया लेके चल रहे हैं। तो ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रम की स्थिति में सब हार रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, आपने वसुंधरा राजे का नाम लिया, देवी सिंह भाटी का नाम लिया, आपने कैलाश मेघवाल का नाम लिया, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। मैं तो अभी 4 दिन पहले लौटा हूं राजस्थान से। राजस्थान में हमारा कार्यक्रम था दिन भर का, वहां सचिन पायलट भी आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सचिन पायलट ने साफ कहा कि अशोक गहलोत ने मेरे बारे में जो कुछ कहा था, ये कायर है, निकम्मा है और बहुत सी बातें, उन्होंने कहा ये तो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, वापस जा नहीं सकते, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझसे कहा है कि माफ कर दो, आगे बढ़ो। तो उनको उनके मन में जो है वो तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा कहा ना उन्होंने, बिल्कुल कहा, हम तो सहमत है सचिन पायलट जी से, मन से नहीं जाते, लेकिन उन्होंने माफ तो कर दिया ना। आप एक बात बताइए, लेकिन यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी पे देखिए ना सौरभ भाई, ना तो बात करी, ना माफी मांगी, ना माफ किया, पार्टी से निकाल अलग से दिया। हमारे यहां तो दोनों एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम 156 सीट ला रहे हैं। सचिन पायलट हमारे युवा, ऊर्जावान और बहुत भविष्य के अच्छे नेता हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को तो इसी आरोप पर पार्टी से निकाल दिया ना इन्होंने।
तो अर्जुन राम कह रहे कैलाश मेघवाल। मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल के ऊपर आरोप लगाया था, ऑफिशियल लगाया था। लेकिन आपने पूछा उनसे, बाबा बालकनाथ के ऊपर 52 करोड़ का आरोप लगा है, कोई जवाब है? अच्छा, नहीं पूछते है। हैं, एक मिनट। वसुंधरा आप राजे की आपने किस बार बार तरीके बाबा से बालकनाथ बेइज्जती की कर बात रहे की हैं, है, आपके सामने ये है। आज ही कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, मैंने उसकी डिटेल नहीं देखी है, लेकिन राजपूत जी बात कह रहे हैं कि पार्टी ने उस आरोप को लगाया है, प्रेम शुक्ला जी। और दूसरा ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा घर तो देखिए जैसा भी हमने संवार लिया, हमारे घर के अंदर ठीक है, कोई मतभेद था आपस में, लेकिन बात हो गई, सुलह सफाई हो ये गई। संभला हुआ घर आपने है। क्या किया वसुंधरा जी का? ये संभला हुआ घर है, कह रहे हैं वो। ये संभला हुआ घर है कि आप जो है सचिन पायलट को निकम्मा कहें, नकारा कहें, बेचारे को मंत्री पद से हटा दें, और उसको कह रहे हैं संभला हुआ घर है। अभी भी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत भावी मुख्यमंत्री होंगे स्वीकारा क्या? आपने उनसे निश्चित तौर पर प्रश्न पूछा होगा जी हाँ, कि पूछा। राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में क्या श्रीमान सचिन पायलट स्वीकार पाए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा ये वसुंधरा विधायक राजे तय तो करेंगे, चुनाव जब लड़ हम रही हैं जीतेंगे भारतीय हमारी जनता पार्टी का के नेतृत्व तय प्रत्याशी के करेगा। तौर पर। हाँ, मतलब उन्होंने अशोक गहलोत के संदर्भ में उन्होंने ये माना क्या कि मैं उनका नेतृत्व स्वीकार रहा हूं? जो मुझे निकम्मा नकारा कह रहे थे, उन अशोक गहलोत को मैंने क्षमा कर दिया है, अब मैं उनके नेतृत्व को स्वीकार करके उनके मुख्यमंत्रित्व में काम करूंगा, ऐसा स्वीकार है क्या? राजेंद्र गुढ़ा अशोक गहलोत की सरकार में माननीय मंत्री थे, उन्होंने लाल डायरी दिखाई, राजेंद्र गुढ़ा को निकाल दिया गया मंत्रिमंडल से। और श्रीमान शांति धारीवाल ने इतनी बेशर्म बात भारत के विधायिका के इतिहास में किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहां बलात्कार ज्यादा होते हैं उनको। और उन्होंने तो कहा इनके कांग्रेस के विधायक उससे बड़े बेशर्म। अशोक गहलोत समेत पूरी कांग्रेस के विधायक दल ने जिस तरह से तालियां पीटी और हंसी प्रहसन किया सारी महिलाओं का, उससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती थी? लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चूंकि वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां अपना मौन साध लूंगी, रणथंभौर जाऊंगी, बलात्कार पीड़िता की खबर भी नहीं लूंगी। इस तरह का पाखंड जो है ये कांग्रेस में ही संभव है, बाकी किसी स्थान पर किसी दल में ये संभव नहीं है। आपके घर में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन 156 भाई मैं इनसे पूछता हूं, लेकिन बीजेपी भाजपा में कोई झगड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं झगड़ा है, बिल्कुल झगड़ा नहीं है। मनभेद होता है, हमारे यहाँ मतभेद होते हैं, एक दूसरे के सामने विचार रखते हैं और जो निर्णय लिया जाता है उसको सब स्वीकारते हैं, ये होता हमारे यहाँ। तो सचिन पायलट जो है विधायकों समेत नाराज होकर राजस्थान छोड़कर चले गए थे, ये सत्य है कि नहीं है? नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायकों को लेकर किसी और प्रदेश चला गया था क्या? सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ अशोक गहलोत की सरकार को चुनौती देते हुए बगल के प्रदेश में चले गए थे कि नहीं चले गए थे? यह घटना मैं कपोल कल्पित बता रहा हूं कि सत्य बता रहा हूं, आप इस घटना की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन शेष जो आरोप कांग्रेस की तरफ से उछल रहे हैं उसमें आप मुझे बताइए ना क्या है। और जहां तक बात है, जब हम कहते हैं कि सीटें हम पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को 2013 में 164 सीटें राजस्थान की जनता ने दी थी। इसलिए अगर हम कहें कि हमको 160 से अधिक सीटें मिलेंगी तो हमारे पास एक आधार है। कांग्रेस बताइए, 98 सीटें 2008 में पाई थी कांग्रेस, और कितनी सीटें मिली थी पिछले चुनाव में? याद ही है आपको, 21 कि 200 में से कितनी सीटें उनके खाते में 21 लगी मिली थी? थी। चलिए ठीक है, आप दोनों ने तो अपने अपने 156 का जीत आंकड़ा के दावे कहां का से ले आ आधार रहे हैं बताया। हम गहलोत? आपने बताया क्यों हम कह रहे हैं हम हम 150 तो अपना सीटें जो आंकड़ा है। बता रहे हैं ठीक कि है, आप दोनों को लगता है भी 2013 150 पार हमारा अपने दावों का आंकड़ा आधार इस वक्त राजस्थान में जाने जा रहा है। लेकिन अभी जो बात हुई भ्रष्टाचार को लेकर के, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगानी, प्रधानमंत्री ने आज आज कई लाल डायरियों की बात की। एक राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी के बारे में तो भाजपा के नेता बोलते ही हैं। आज उन्होंने कहा कि ये जो शांति धारीवाल हैं, इनको टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसकी वजह यह है कि न जाने इनके पास कितनी लाल डायरियां हैं, और इसी वजह से अशोक गहलोत जो चाहते हैं वो कांग्रेस का आला कमान दिल्ली में, उन्होंने शब्द दिए, दिल्ली के में बैठे बाजीगर वो मान लेते हैं। जवाब लेंगे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बात हो रही है राजस्थान के चुनाव की, कौन जीतेगा राजस्थान, किसके दावे में कितना दम। जल लौटते हैं।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। दिन में उन्होंने रैली की और अब इस वक्त एक रोड शो उनका चल रहा है बीकानेर के अंदर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है प्रचार की। आज त्रिशूल डमरू हाथ में लेते हुए दिखाई नहीं, सचिन पायलट उनके साथ थे। अजमेर में वो प्रचार कर रही थी। दोनों पार्टियों का अपना अपना बड़ा दावा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत कहते हैं 156 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा 163 सीट का रिकॉर्ड है, हम उसको पार करेंगे, उससे आगे 160 सीटों से ज्यादा इस बार चुनाव में हमको राजस्थान की जनता सीटें जीत करके देगी। हमने उस पर बात की, क्या आधार है इन दावों का। आज प्रधानमंत्री की तरफ से लाल डायरी का एक बार फिर जिक्र हुआ, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, लेकिन उन्होंने कहा एक नहीं, ये कई लाल डायरियां हैं। इसी की वजह से शांति धारीवाल, जिनके ऊपर विधानसभा में बहुत ही अनर्गल आरोप बयान देने का आरोप है, और वो सत्य है, वो तो रिकॉर्ड में उन्होंने जो कुछ कहा था, ये रेप होते हैं, मर्दों का प्रदेश है। उन्होंने कहा इनको टिकट मिला, इसका मतलब इनके पास बहुत सारी लाल डायरियां हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जादूगर अशोक गहलोत, इनमें जाने क्या बात है कि ये जो चाहते हैं वो दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के बाजीगर यानी आपका आला कमान वो मान लेता है। मतलब वो एक कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत चला रहे हैं इस वक्त आला कमान को, और वजह उसकी बहुत सारी लाल डायरियां हैं, बहुत सारे राज हैं। सौरभ भाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का कि हमारे अशोक गहलोत जी को जादूगर भी कहते हैं, बाजीगर भी कहते हैं। वो दिल्ली के आला कमान को नहीं, दिल्ली के साहिब को भी चला रहे हैं, मोदी जी को भी चला रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कहलवा रहे हैं उनसे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी इतने हैरान है, हताश हैं, निराश हैं कि वो इस तरीके के हमलों पर उतर आए। कितनी लाल डायरी, हमारे पास भी नीली डायरी है। इस नीली डायरी में दिल्ली के भाजपा के बड़े नेताओं के, राजस्थान के भाजपा के बड़े सारे काले कारनामे, 10,000 करोड़, 52 करोड़ का हवाला, आंगड़िया, ये सारे भांग की खेती, गांजे की खेती, ये सारे के सारे इसी लाल डायरी में हैं। इसी लाल डायरी में ये वो भी है कि कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल को क्यों सबसे भ्रष्ट मंत्री कहा, प्रधानमंत्री जी से क्यों कहा कि इस आदमी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। इसी क्या नाम नीली डायरी में देवी सिंह भाटी का भी कथन है, जिसकी वजह से उन्हें साइड लाइन किया हुआ है। इसी नीली डायरी में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, यहां से उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो ये नीली डायरी समय पर खुलेगी। प्रधानमंत्री जी चिंता मत कीजिए, सारे काम इसमें से निकलेंगे। इसमें से ईडी सीडी सब निकलेगी। इसमें से नंदलाल मीणा का वो बयान भी निकलेगा जो 15 लाख रुपए वो सीधे ईडी का अफसर लेते पकड़ा गया। उसका पता चला कि पुलिस को बता रहा है वो कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस बड़े नेता ने 15 लाख रुपए यहां से वसूलने के लिए कहा था। उसका नाम भी इसी नीली डायरी में, आप जान लीजिए इस बात को। तो ये सारी की सारी चीजें निकलेंगी और भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार जवाब नहीं दे पाएगी। फ्रैक्चर्ड मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी हताश हो गई, निराश हो गई, इसीलिए ये सब लोग अपने छलावे पर उतर आए हैं, अपने कहीं ना कहीं विषयांतर करने पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना, हमने तो कहा 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, आप जवाब दे पाए हमें? आप बता पाए हमें कि क्या नाम आपने क्यों लिखा कि अशोक गहलोत की योजनाएं जारी रहेंगी? 25 चीजें जो आपकी हैं, 25 मानक, राजस्थान 21 मानकों में नंबर 1 है। ये आपकी सरकार कह रही है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है, और उसके बाद आप आकर के यहां पर गलत आरोप लगाते हैं। हां, है जादूगर अशोक गहलोत, आपको चला रहे हैं, जैसा नचा रहे हैं वैसा नाच रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक, ये हमारा क्या नाम आरोप भी है और ये हमें खुशी भी है। रही बात हमारे अंदर, तो मतभेद थे, हमने सुलझा लिए, लेकिन आपके यहां के मतभेदों का क्या हुआ? आज कैलाश मेघवाल कहां है? कैलाश मेघवाल बड़े नेता कि अर्जुन राम मेघवाल जो आईएएस एक्स आईएएस है वो बड़ा नेता? बताइए ना। जिस पार्टी को अपने खून पसीने से संचित कैलाश मेघवाल ने किया था, वो कहां है आजकल? वसुंधरा जी कहां है आजकल? वसुंधरा जी क्यों नहीं है उस रैली में? तो ये सारी बातें, आप हमें कुछ भी कहते रहिए सौरभ भाई, लेकिन राजस्थान का चुनाव मुख्य मुद्दों पर होगा। राजस्थान का चुनाव, और ये जो बात करते हैं ना बलात्कार की, और उसकी एक बलात्कार भी किसी प्रदेश में हो, उस प्रदेश के मुखिया को या देश के मुखिया को शर्म से डूब मरने वाली बात है। वो चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी का भी सर झुकना चाहिए हाथरस पर।
और प्रधानमंत्री जी का सर झुकना चाहिए राजस्थान पर भी अगर कोई गलत घटना हुई है। लेकिन ये 24 घंटे के देखिए अंदर आप बाकी जो बातें कह रहे हैं इन पर आरोप लगा रहे हैं उसके जवाब आने चाहिए। एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी भाजपा के नेता सुरेंद्र सिंह जी एक मिनट, भाजपा के आपके नेता देखिए बलात्कार आपके कर रहे हैं राजस्थान में आपने अपनी सरकार के बहुत सारे काम गिनाए, बहुत कुछ उसमें से सच होगा, सत्य होगा। आप वो कहें, आप डंके की चोट पर वो बातें कहें, कोई बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस आरोप को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जो बातें शांति धारीवाल ने विधानसभा में कही थी सर, आपने भी देखी होंगी। क्यों नहीं इस पर कांग्रेस पार्टी खुलकर कहती है हाँ ये गलत था? ये बात तो सच है ना कि उन्होंने कहा, आंकड़े देखकर कागज पर देखकर कहा अरे हाँ रेप में हमारा प्रदेश नंबर 1 है क्योंकि हम ये तो राजस्थान मर्दों की धरती, तो कहा ना उन्होंने। क्यों फिर वो व्यक्ति मंत्री बना रहा? क्यों फिर उस व्यक्ति को टिकट मिल रहा है? अब आप इसके जवाब में ये बताएंगे भाजपा के किस नेता ने क्या कहा था, वो कौन सा चुनाव लड़ा, वो कौन से बड़े पद पर बैठ गया, तो ये उचित नहीं होगा। नहीं ये ठीक नहीं होगा। हम ये सब नहीं बताते, हम ये सब नहीं बताते सौरभ भाई। हमने शांति धारीवाल ने स्वयं माफी मांगी थी, उसी विधानसभा में माफी मांगी थी। आप इस चीज को आप आधी बात याद रख रहे हैं, आधी बात नहीं याद रख रहे हैं। सच बात यह है कि हाथरस की रेप की घटना हुई, योगी जी ने माफी मांगी। लखीमपुर हुआ, योगी जी ने माफी मांगी। राजस्थान में जो रेप हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए, वसुंधरा जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो। हम कहना नहीं चाहते अपराधी किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ये नहीं चल पाएगी। शांति धारीवाल ने उसी विधानसभा में माफी मांगी। आप कैसी बातें करते? नहीं, कैसी बात की बात नहीं है। दो दर्जा नहीं रखते, दो मुहे नहीं होते। इसमें कोई दोहरा तो कहते हैं कि वो बयान इतना शर्मनाक हो जा, था। आप नहीं कह सकते या फिर संग हो जा। आप कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच, मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं। आपको लगता है शांति धारीवाल का उस बयान के बाद माफी मांग लेना पर्याप्त प्रायश्चित है, तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूं आपको लगता है उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा वही खत्म हो गया, तो ठीक है। अब इस बात की कि न्यायाधीश तो जनता है ना, कि वो उसके बाद कैसे देखती है उस आरोप को, किस मानसिकता का व्यक्ति इस पद पर बैठा है, इसकी जज जनता है। इस चीज से मैं सहमत हूं, इस चीज से मैं सहमत हूं। जनता आपके सामने निर्णय भी करेगी। ठीक है। शांति धारीवाल बहुत अच्छे इंसान है, उनसे उनकी जबान से कुछ गलत निकला था, उन्होंने क्षमा मांगी। चलिए ठीक, पूरे खुलेआम क्षमा मांगी उन्होंने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हां, क्या प्रधानमंत्री जी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने सूर्पणखा पे क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहे हुए रामजादे हरामजादे इनकी मंत्री ने कहा था, क्षमा मांगी? प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी क्या नाम कांग्रेस की विधवा? कांग्रेस प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी विदेशी गाय? चलिए ठीक, जवाब देता हूं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, शांति धारीवाल ने माफी मांग ली थी, जो शांति धारीवाल पर आप आरोप लगाते हैं, मुद्दा खत्म हुआ, प्रधानमंत्री जी तमाम आरोप, तमाम बयान दिए गए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिए गए, किसने माफी मांगी? पता नहीं कब माफी मांगी, मुझे तो नहीं पता है, मुझे पता नहीं किससे कब कहां माफी मांगी। लेकिन अब गाय इनकी दृष्टि में गाली हो गई है, और पूरी पिछड़ी जातियों को गाली देने वाला, गालीबाजी के मामले में न्यायालय द्वारा सजा दिया गया व्यक्ति गाली नहीं है, चोर इनकी दृष्टि में गाली नहीं है। रफाल के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को चोर कहा, मौत का सौदागर कहा, गंगू तेली कहा, रावण कहा, ये सब गालियां नहीं है, ये सब तो आशीर्वाद के बोल हैं। कांग्रेस के लोग जो है 2002 से 2023 तक आए दिन प्रधानमंत्री को, भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय पिता को भी गालियां दी। ये लोग भली भांति सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो गालीबाजी में कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पदवीधर पार्टी है भाई, लगातार गालियां बकना जो है, इसमें उसको अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमने गाली दे दी और कुछ तो कर नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जैसा चाय वाले का बेटा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठ गया, तो ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करे? तो वो गालियां बकते जा रही है, लगातार भाजपा के लिए गालियां, प्रधानमंत्री जी के लिए गालियां, यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला, इनके जो हैं महामंत्री, महासचिव हैं, उन्होंने तो जनता को गालियां देनी शुरू कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले दैत्य है, राक्षस है। अब इससे अधिक, और शूर्पणखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा किसको कहा था मुझे तो नहीं ध्यान है। हाँ, ये निश्चित तौर पर संसद में जब अभद्रता की पराकाष्ठा हुई और राज्यसभा के तत्कालीन चेयरमैन ने अभद्रता करने वाली सांसद को उन्होंने चेतावनी दी, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह जरूर कहा कि बहुत दिनों के बाद हमने रामायण वाली हंसी सुनी है। अब रामायण वाली इस हंसी को
कांग्रेसियों ने ये मान लिया कि उनकी जो सांसद थी उनको शूर्पणखा कहा जा रहा है, तो कांग्रेसियों के इस अतिरिक्त ज्ञान को प्रणाम है। प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को शूर्पणखा नहीं कहा। और गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड कोई गाली नहीं है जी, कहीं से गाली नहीं है। विधवा शब्द किसी भी शब्दकोश में गाली नहीं है, लेकिन चोर गाली है, गंगू तेली अपमानजनक शब्द का प्रयोग है। रावण इस व्यवस्था में किसी को भी कहा जाना अपमान करने का द्योतक है। किसी के भी मरे हुए पिता को बारंबार जो है अपमानित करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस की संस्कृति है। इससे कौन इंकार कर सकता है? तो इनकी तो ये दशा है ना, इससे कौन इंकार कर सकता। और अब बात कर रहे हैं, बारंबार कोट कर रहे हैं, भाई मुझे बताइए ना, सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के लिए भ्रष्टाचारी जो है, अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचारी तो सचिन पायलट ने कहा। सबसे अधिक पेपर लीक जो आपके यहां हुआ, इस पर सचिन पायलट ने प्रश्न उठाया। सचिन पायलट के उन प्रश्नों का उत्तर अगर अशोक गहलोत नहीं दे पाए, तो यहां सुरेंद्र सिंह राजपूत अत्यंत विद्वान प्रवक्ता है, इनके पास निश्चित तौर पर सचिन पायलट के प्रश्नों का उत्तर होगा कि भाई इतनी बार पेपर लीक कैसे हो गए, इसका उत्तर दे दीजिए। और राजस्थान बलात्कार में इस देश में सबसे ऊपर उसका क्रमांक आता है, ये सत्य है कि नहीं है? इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और आप जो है किसी को गाली दे दे और उसके बाद जब दबाव बने और माफी मांग ले, तो गाली देने की सजा समाप्त हो जाती है। और तो छोड़ दीजिए, आपके श्रीमान राहुल गांधी तो अदालत ने कहा कि आप जो है सारे मोदी जो है जात के लोगों के लिए अपशब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए माफी मांगेंगे। तो कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सजा मिल गई तो जाकर जो है कह रहे मैं तो सारे मोदियों को मैंने गाली ही नहीं दी। तो इस तरह का चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला, भ्रामक बातें की जा सकती हैं, लेकिन भ्रम कौन गाली दे रहा है, कौन किसका अपमान कर रहा है, आप दोनों ने लंबी फहरिस्त एक दूसरे के लिए बताई। जवाब देना चाह रहे थे आपको सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इस पर। जी सुरेंद्र जी बोलिए। तीन चार चीजें बड़ी साफ हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी पिछड़े हैं, और मुख्यमंत्री मोदी जी ने मोदी जी को पिछड़ा घोषित कर दिया। नकली पिछड़े, अपने कलम के द्वारा बने हुए पिछड़े आज की डेट में श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा कोई उदाहरण पूरे हिंदुस्तान की इस व्यवस्था में, राजनीति में नहीं दिखाई देता। नंबर एक। नंबर दो, सौरभ भाई, जब आप गालियों की बात करेंगे तो नेहरू जी से लेकर के और इस समय प्रियंका गांधी जी तक, कम से कम अगर गालियों का इतिहास हम जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे इस परिवार के लिए, तो 3, 4, 5, 10 ग्रंथ लिख जाएंगे, 10-20 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। इस चीज को जान रखिए। नंबर दो। नंबर तीन, हमने तो अगर किसी ने अपशब्द कहे तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन यहां पर रामजादे हरामजादे भी हुआ, इसी संसद में हुआ है, और इसी संसद में शूर्पणखा कहा गया। और रही बात 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी कहना, अगर ये अपशब्द नहीं है तो भगवान बचाए, अपनी जगह पर है, कल की डेट में इनके लोग भी सुनेंगे यही सब चीजें। ऐसी तो बात नहीं है जो चीजें आपने अपने मुंह से कही हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी उसी समय क्षमा मांग लेते, किसी की हैसियत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी का हौसला नहीं था कि एक शब्द भी अपशब्द कह जाए। अपने लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबके सब चुप हो जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है। अच्छा चलिए, ये रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार मुझे सुरेंद्र जी, आपने जहां से बात शुरू की थी, जरा उस पर एक बात मैं चाहूंगा, 52 करोड़ रुपए कहां है? ये तो बात हुई। अब मैं आप इसको कहिएगा। आपने अपनी शुरुआत में कहा अपनी कलम से पिछड़े बने हुए, झूठे पिछड़े बने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको जरा समझा दें। मतलब मोदी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूं, तो मैं ओबीसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हाँ बिल्कुल नकली ओबीसी हैं, लिखत पढ़त में। नरेंद्र मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात में 2002 में, तो शायद 2003 में उन्होंने अपनी कलम से गजट किया है कि ये जो मोदी यानी घांची जाति है ये पिछड़े वर्ग में आएगी। इससे पहले मोदी यानी घांची जाति जो थी वो जनरल कैंडिडेट होती थी। ये बाकायदा ऑफिशियल है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं पूछ लीजिए उनसे, नरेंद्र मोदी जी की कलम से हुआ है। ठीक, इससे तो कहानी पलट जाती है पूरी। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं ना अपने प्रचार में कि मोदी जी से कहा कि मोदी जी पिछड़े सूची में गुजरात मोदी नाम का अपमान, ओबीसी का अपमान। अब आप शांत हो जाएं, मुझे उससे प्रश्न पूछा गया है। बोलिए प्रेम शुक्ला। नकली ओबीसी है प्रधानमंत्री, जवाब दे दें। जवाब प्रेम शुक्ला। मोदी उपनाम जो है ये पिछड़ी जाति में आता है,
ये गुजरात में भी आता है, बिहार में भी आता है, कई प्रदेशों में आता है। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए अभिषेक जी, फिरोज का पौत्र राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो जाता है? नकल यहां है, नकली पना यहां है। कौन वो विज्ञान मुझे बता दीजिए जिसमें जो है फिरोज का पौत्र दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण पैदा हो जाता है। ये विज्ञान मुझे सुरेंद्र सिंह राजपूत समेत पूरी कांग्रेस बता कर जाए, कहां से हो गया भाई, जरा बताइए। और उसकी जाति कैसे हो गई ब्राह्मण? कैसे दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हो गया? फिरोज का पौत्र कैसे दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हो गया? ये जो है भारत की जो हमारी संहिताएं हैं, किसी भी संहिता को उठाकर वो मुझे उद्धृत कर दे, मेरी भी समझ में आ जाए। तो पाखंड यहां है, नकलीपना यहां है, तो फ्रॉड यहां है, 420 यहां है जी। सुरेंद्र जी क्या कहे, आपके सामने है। जब आदरणीय प्रेम शुक्ला जी पूरी देश की नहीं पूरी दुनिया की नारी जाति का अपमान करने पर तुले हुए हैं, मात्रात्मक सत्ता की बात ही नहीं मानते हैं, तो इनको क्या कह दें हम? ये स्वयं जानते हैं, स्वयं में विद्वान है, सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कैसे चूंकि जो है हो भारतीय जाएगा जनता पार्टी बताइए में मुझे। मजबूरी है इस तरीके की बात कहना। फिरोज का बीच में पौत्र देखो कैसे प्रेम हो भाई गया ने भाई बीच में नहीं ब्राह्मण? बोला ना, बताइए फिर क्या? हमारी अच्छा आपका चले विवाद। जवाब आप आने ही दे स्पष्ट प्रेम जी, कीजिए, ठीक मैं आपने कल अपनी से बात सुधार कह ली, लूंगा। ठीक आप मैं बोलिए। जवाब तो आने दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप मात्रात्मक सत्ता को नहीं मानते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो अपनी मां को मानता हूं, आप पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते, मैं तो आपकी मां को भी मानता क्या हूं। सत्ता है वो? मात्रात्मक सत्ता के हिसाब से अगर नहीं है तो आप देख लीजिए। हाँ लेकिन नरेंद्र कैसे मोदी होता पर भाई? आपने पिता की जाति पकड़ी जाती है, मां की जाति अपनी पकड़ी जाती जाति है। को भारतीय जाति अपने आप व्यवस्था लिख बताइए ना, करके पढ़ पिता की जात से करके जात कैसे निर्धारित नकली होता है कि पिछड़ा मां की जात बनाया, से जात इसमें आपने नहीं जरा बताया। स्पष्ट कीजिए आप। मैंने आपसे बताया ना कि कैसे दोनों से कीजिए? अब निर्धारित आप बता होता नहीं है। पा रहे। पिता हमारे की जात से सनातन जाते धर्म में होती है कि दोनों मां से की जात से निर्धारित जाते होता है। होती है? यहाँ जाति व्यवस्था मैंने स्पष्ट कर कहा दीजिए ना। दोनों से निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए ना जाति संविधान व्यवस्था। मेरा कहता है दोनों से निर्धारित नहीं होती होता है, मेरा गलत सनातन बोल रहे हैं धर्म आप। कहता है। नंबर भारत के नंबर संवैधानिक दो, और विधिक व्यवस्था आप में नरेंद्र मां मोदी की जात जी से नहीं, को पिता की जात नकली से जात पिछड़ा होती क्यों है। नहीं कह रहे हैं? किसका नाम कहां से है, कौन पिछड़ा है या नहीं अब आपका है, रक्तचाप बढ़ रहा है। किसका क्योंकि आपकी किसका चोरी पौत्र होने पकड़ी पर गई है। क्या नाम होना क्योंकि चाहिए, आपका गोत्र होना पाड़े चाहिए, में पर्दा ये हुआ है। राजस्थान के मुद्दे क्योंकि होंगे फिरोज क्या? का पौत्र भ्रष्टाचार के आप दोनों नहीं एक दूसरे की पार्टी पर और नाम लेकर नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए, इसका राजस्थान की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हम सबको पता चलेगा 3 दिसंबर को। बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आप लोग चर्चा में आए राजस्थान के चुनाव पर। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, बहुत धन्यवाद आपका।